प्रधानमंत्री माफ़ी मांगने योग्य आदमी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। उनको अंदर ठोकना और उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका धराशायी हो जाना, प्रमा फेसी केस ही नहीं बनता, ये बहुत बड़ी बात है। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा तमाचा है। और इससे देश को समझ जाना चाहिए कि आपके सिस्टम का मिसयूज कैसे कर रहे हैं लोग, सरकार में बैठे हुए लोग। पूरे देश को इस बात का पता चल गया होगा कि कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हमारी सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर। कांग्रेस इतनी कमज़ोर है कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया छूट गए तो कांग्रेस ठप हो जाएगी। मगर मीडिया जो सरकार की गोद में बैठ के और सरकार का नैरेटिव चलाता है, वो गद्दार मीडिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। आज बेहद अहम फैसला आया राउज एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली की है, वहां से अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, मनीष सिसोदिया, उनको सीबीआई के जो केस थे उनमें बरी कर दिया है। साथ ही अन्य को भी जो 23 लोग थे उनको भी बरी करते हुए साथ में ये कहा है कि सीबीआई ने जो केस किया था जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं एक कहानी गढ़ी थी, मनगढ़ंत कहानी थी, साजिश रची गई थी। और उसको लेकर के अब राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया है, जहां इसके पहले अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में थे और मनीष सिसोदिया 500 से अधिक दिन जेल में थे, और उनके साथ ही संजय सिंह और तमाम लोग पार्टी के नेता जेल में थे। ये मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। और चूंकि ये गिरफ्तारियां जो हुई थी वो समय था दिल्ली में जो चुनाव था उसके पहले, और अब जब चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, गुजरात के, पंजाब के, तो उसके पहले इस तरीके से जो है सीबीआई के केस में बरी होना, तमाम लोग इसको लेकर के कयास भी लगा रहे हैं, कहीं कोई खेल तो नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। सर, कैसे देखते हैं आपसे इस मुद्दे पर? तमाम बातें हुई जमानत को लेकर के, जब जमानत नहीं मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक केजरीवाल ने रुख किया, तब जाकर के जमानत मिली, और अब सीबीआई के केस को जो है सीबीआई केस में बरी कर दिया गया है, और साथ ही सीबीआई के जो आईओ थे उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं कोर्ट में। बहुत अच्छा फैसला है और इससे पूरे देश को इस बात का पता चल गया होगा कि कैसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हमारी सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश के अंदर। ये लोकतंत्र के साथ गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है, ये भी देशद्रोही की श्रेणी में आता है। जब आप जानबूझ के बदले की भावना से इस देश के नागरिकों पे या दूसरी पार्टियों के नेताओं पे मुकदमे बनाते हैं, ये मिसयूज है, सिस्टम का मिसयूज है। अच्छा किया कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जज ने आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ विभागीय जांच की बात की है। मैं इस बात को कहूँगा ये ऑर्डर कमज़ोर है। ये होना चाहिए था विभागीय जांच उसी कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए, स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्म करना चाहिए कोर्ट को क्या जांच चल रही है, कहीं लिपापोती नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने मिसयूज किया है सीबीआई का या आईओ का या दूसरे सिस्टम का, वो लोग इतने हावी हैं, उसको लिपापोती कर देंगे, उस आदमी को छुटवाने के लिए आईओ के चारों तरफ रक्षा कवच खड़ा कर देंगे। क्योंकि इस देश के अंदर अगर अभी तक भी लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ पुलिस अंग्रेज़ों के समय से वाले पुलिस एक्ट, जेल एक्ट उसी तरह चल रहे हैं, उसमें रिफॉर्म नहीं हुआ, उनका आधार लोकतांत्रिक अभी नहीं हुआ, ह्यूमन सेंट्रिक या फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन सेंट्रिक अभी ये कानून नहीं बने हैं। ये लोग जो जेलों की सैर करके आए हैं ना, ये नेता, इनको भी अकल आनी चाहिए कि जहाँ जहाँ तुम कभी भी व्यवस्था में आओ, व्यवस्था चलाने के लिए जिम्मेदारी मिले, आप इस तरह के सारे रिफॉर्म और इनको करने की कोशिश करिए या उसके लिए प्रयास करिए। अगर तुम करने के काबिल हो तो उसको कर डालना चाहिए। और स्पष्ट इससे पता चलता है कि इस देश में किस तरह से आवाज़ दबाने का काम हुआ, और इसमें मैं दोष जुडिशियल सिस्टम का भी दूंगा। जुडिशियल सिस्टम कौन सा? 2.25 साल के करीब मनीष सिसोदिया जेल में रहा, 6 महीने के करीब अरविंद केजरीवाल जेल में रहा। इतने लंबे समय तक जेल में और सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर इन लोगों ने लगाए। जब अरविंद केजरीवाल अंदर था तो तब इलेक्शन भी था दिल्ली में, और मेरे से भी रहानी का आप लोग आए थे, तो मैंने शायद पहला ये बात, नई बात देश के सामने रखी थी। औरों के मन में होगी, बहुतों के ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, मगर सोशल मीडिया पे पहली बात आई कि ये पॉलिटिकल इनजस्टिस हो रहा है, और देश में पॉलिटिकल इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐन वक्त पे, मौके पे
अगर क्राइम में भी फंस जाए कोई पॉलिटिकल लीडर, तब भी इंटरिम जमानत उसको मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना पक्ष और दूसरे की बातें खुल के, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ बात कर सकें, देश बातों को जान सके। और उस बात का मुझे अच्छा तब लगा था जब वो खुद जस्टिस खन्ना ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा, और वो मीडिया में आई बात कि उन्होंने कहा पॉलिटिकल इंजस्टिस होगा अगर इनको इंटरिम जमानत दी गई। वो मेरे लिए खुशी का पल था कि मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था। हो सकता फिर इनके वकीलों ने भी जो पैरवी कर रहे थे उनको भी ये बात उस बात का आधार बनाया होगा और इसमें उनको जमानत मिली। मगर ये क्या है, पौने 2 साल मनीष सिसोदिया का जेल में होना, 6 महीने के तकरीबन अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना, इस देश के जुडिशल सिस्टम का खोखलापन साबित करता है। और जुडिशरी खाली जजों से नहीं बनती, कोर्टों से नहीं बनती, उसमें जज और वकील सब शामिल है। ये कलंक है हमारे सिस्टम पे, हमारे जैसे हमारे प्रोफेशन पे भी, कि इस देश के नागरिक, चाहे वो नेता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सड़क पे मजबूरी में भिखारी के रूप में बैठा हुआ आदमी हो, इस देश के लोगों की गरिमा, उनकी लिबर्टी, राइट टू एक्सप्रेशन की सुरक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। और इस देश में राइट टू एक्सप्रेशन 162-61वें नंबर पे है पूरी दुनिया में, 180 देशों में। तो कितना डराया हुआ देश है। और इस देश में डराने में हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री और स्पेशल एजेंसीज, CBI, ED, इनकम टैक्स, इन सब का दुरुपयोग इस देश में हो रहा है डंके की चोट पे। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको रोक नहीं पाई आज तक। बड़ी बात यह है, इनको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। अब जो चैप्टर आ गया था करप्शन इन जुडिशरी के करप्शन का जानने का अधिकार हर नागरिक का है, और हम सब की ड्यूटी है उस जुडिशरी के करप्शन को भी देश के सामने बताया जाए। उस चैप्टर से बड़ी खिन होगी, और हमारे भी कुछ साथी वकीलों ने कहा कि तो गलत होगा। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। हमने कहा कि भाई तुम्हें बात ये करनी चाहिए थी, इस तरह के चैप्टर राजनीति के बारे में, इस तरह के अफसरशाही के बारे में भी, करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी, करप्शन इन गवर्नमेंट, करप्शन इन पार्लियामेंट, करप्शन इन CBI, ED, हर तरह से ये चीज़ें देश की जनता को पता होना चाहिए। जो फेस करते हैं उनको पता है करप्शन का, देश की जनता को पता है। उस पर लिपापोती करने से, मिट्टी के ढेर, गंदगी के ढेर पे ऊपर मिट्टी डालने से गंदगी की स्मेल ख़त्म नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो तो स्टे कर दिया, मैं उस स्टे के बिल्कुल खिलाफ हूँ। वो हमारे देश में इस तरह स्टे करने का जो कानून है, जूरिस्प्रूडेंस, उसके खिलाफ है। इस तरह की एक तरह से डिक्टेटरशिप, मैं इसको कहूँगा, जुडिशियल डिक्टेटरशिप, और या सरकार की डिक्टेटरशिप या किसी की भी, वो नहीं चल सकती डेमोक्रेसी में, उसके लिए कोई जगह नहीं। सर, जो ये राजनीति है इसके बारे में कहा जाता है कि एक गंदा खेल है, शतरंज की खेल की तरह से है, जहाँ पर शकुनी जो है तमाम तरह से अपने चाले चलता है। तो क्या लग रहा है इसमें? संजय सिंह एक बात कह रहे हैं कि षड्यंत्र का जो मेन हिस्सा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि उनको अब माफ़ी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, कि आखिर इस तरह से इलेक्शन के पहले करना और जनता के मन में लाना कि ये तो घोटाले, शराब घोटाला किया है, और उसको लेकर के शीश महल और तमाम चीज़ों के ऊपर बातें की गई। तो उसके बाद अचानक से अब बरी होना, क्या माफ़ी मांगेंगे प्रधानमंत्री? अरे प्रधानमंत्री तो क्यों माफ़ी मांगेगा? वो माफ़ी मांगना तो उसके बस की बात नहीं। माफ़ी तो महान व्यक्ति मांगते हैं, जो अपनी गलती को महसूस करते हैं और समाज के सामने माफ़ी मांगते हैं। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो बड़प्पन है। प्रधानमंत्री माफ़ी मांगने योग्य आदमी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है आज तक उनके एटीट्यूड से, और लोगों को भी ऐसा लगता है। मगर संजय सिंह और ये जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनको भी जैसे आपकी पॉलिसी को चैलेंज किया इन लोगों ने कि भाई आपने प्रोसीड ऑफ क्राइम और पैसा, और फिर PMLA लगा दिया है, ED का केस पेंडिंग है। ED के केस का कुछ होने वाला नहीं अब, क्योंकि प्रेमा फेसी अगर मेन केस, आधारभूत केस ही करप्शन ही नहीं अगर हुआ, तो उस करप्शन से पैसा पैदा होने का मतलब कहाँ है? तो इस तरह का केस और इतना महत्वपूर्ण, ये नेताओं को अंदर ठोकना, और उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका धराशायी हो जाना, प्रेमा फेसी केस ही नहीं बनता, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा तमाचा है। और इससे देश को समझ जाना चाहिए कि आपके सिस्टम का मिसयूज कैसे कर रहे हैं लोग, सरकार में बैठे हुए लोग। इनको सबक सिखाना जनता का काम है, इन नेताओं के अपोजिशन के बस की बात नहीं है। अगर अदरवाइज तो इन अपोजिशन के लोगों को भी जो पॉलिसी, गलत पॉलिसीज़ या ऐसे कानून जो लोगों को सस्पेंड करके पास करवा लिए जाते हैं
और आवाज़ उठा के हाथ खड़े करके करवा लिए जाते हैं, उनके खिलाफ इनको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। अपोजिशन पार्टियों को चैलेंज करना चाहिए, ऐसा कोई भी लो जिसमें ज़्यादातर एमपीओं को सस्पेंड करके, वॉकआउट करके, हाथ खड़ा करके पास करवाते, दैट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के खिलाफ है, मोरालिटी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इलीगल घोषित कराना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। ये काम है अपोजिशन पार्टियों का। अपोजिशन पार्टियों का खाली नारे लगाना या धरने देना ना काम नहीं है, वो जागरूकता का तो काम है ही है। साथ में लीगल सिस्टम के सामने पेश होना, और अपनी जो लीगल टीम इन लोगों की है, जब सरकारें आ जाती है तो दुनिया भर के लोग तैयार हो जाते हैं पैनलों पे आने के लिए। जो कमाते हैं पैसा फिर सरकार में, ये लोग भी करते हैं पैनलों पे, उनका कहाँ सदुपयोग हो रहा है? वो सदुपयोग होना चाहिए इमीडिएट। ऐसी गुंडागर्दी जो पार्लियामेंट में हो रही है, ऐसी गुंडागर्दी जो कैबिनेट के फैसलों में हो रही है, जहाँ आंख मीच के फैसले ले लिए जाते हैं बिना डिस्कशन, बिना डिबेट, बिना नोट्स, डिसेंट नोट और सारा कुछ डिटेल में शॉर्टकट जो हो रहा है देश के अंदर, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और ज़्यादातर पार्टियाँ इसमें जिम्मेदार हैं। इनको भी इस बातों के बारे में खुल के बोलना चाहिए। सारी डेमोक्रेटिक पार्टियों को या डेमोक्रेसी में जो हिस्सा ले रहे हैं, इन सब को भी अपने सपोर्टरों से नारे नहीं लगवाने चाहिए। कोई कह रहा है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी से ही देश बचेगा। कोई कह रहा है अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, वही एक ईमानदार आदमी है। कोई कहेगा बहन जी देश को बचाएंगी, कोई कहेगा अकेला राहुल गांधी बचाएगा। ये नॉनसेंस है। डेमोक्रेसी में व्यक्तिवाद नहीं हो सकता। व्यक्तिवाद अगर है आप में, आपकी पार्टी में, या आप उस आधार पर चलते हैं, आपके स्लोगन है, तो आप बेड़ा गर्क करें डेमोक्रेसी का। आप भी डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। तो सब वर्करों को एम्पावर करना, सभी वर्करों के संविधान के बारे में ज्ञान देना, अपने पार्टी वर्करों को, उनको सक्षम बनाना, कॉम्पिटेंट बनाना और लोकतांत्रिक तरीके से ग्रूम करना लीडरों को पार्टी के अंदर, ये असली डेमोक्रेटिक पार्टी की निशानी है। जिस तरीके से फैसला आया उसके बाद अरविंद केजरीवाल रोने लग गए और भावुक होकर के कह रहे हैं कि वो ईमानदार थे और आज पता लग गया। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक पोस्टर निकाला बीजेपी ने, उसमें लिखा है कि ये तो लोअर कोर्ट का फैसला है, अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बचा है, सीबीआई का केस हुआ है, अभी ईडी का केस बचा हुआ है, और साथ ही और भी चीज़ें कह रहे हैं कि अभी तो तमाम केस और हैं। तो क्या लग रहा है ये बीजेपी जो कह रही है जिस तरीके से? एक्टिव होने की जरूरत है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देखना चाहिए ये पॉलिटिकल मामले हैं या असली मामले हैं। और देश के लोगों को, चाहे आम इंसान है, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर है, सबकी फ्रीडम, राइट टू लाइफ और लिबर्टी की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। उनमें बैठे हुए जजों की है और उनमें काम करने वाले वकीलों की है, ताकि इस देश में किसी के साथ भी जानबूझ के इस तरह की ब्लैकमेलिंग या वॉइस बंद करने के लिए, उनको दबाने के लिए, दफन करने के लिए ना हो। डेमोक्रेसी में सबको, इवन अपोजिशन को भी, डेमोक्रेसी में पोजीशन अपोजिशन नहीं होती। ये बाहर की दुनिया से इन्होंने गलत चैप्टर सीख लिया। डेमोक्रेसी में सबका रोल होता है, सबकी भागीदारी होती है, सबके साथ संवाद होता है, और तभी जो कानून पास किए जाते हैं पूरी डिबेट के साथ, सबके पर्सन शामिल करके, तभी असली में डेमोक्रेसी होती है। इसलिए इन सबको, आज जो माहौल देश में चल रहा है वो डिक्टेटरशिप वाला है। इसके खिलाफ देश को खड़ा होना पड़ेगा। अकेली अपोजिशन पार्टियों के बस की बात नहीं है। ये टैग लगाना भी बंद कर दें, कौन ईमानदार पार्टी, कौन बेईमान पार्टी। कोई पार्टी और कोई उसमें ईमानदारी वो नहीं होती। ईमानदारी से काम कौन कर रहा है, इसका हिसाब किताब इसको लोग कहेंगे, नेता के कहने से बात नहीं बनती। इसलिए इनको आप वालों को भी ईमानदार नेता, ईमानदार पार्टी ऐसा कहना बंद कर देना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। कौन खेड़ा कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जहां भी इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के पहले जो कांग्रेस के विरोधी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं छोड़ा जाता है और उनको मतलब वो ऐसा बनाया जाता है कि कांग्रेस के अपोजिट होकर के खड़े होकर के लड़ सके, कांग्रेस को नीचा दबाने के लिए। क्या लग रहा है इस फैसले से, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? इससे फैसले से कांग्रेस इतनी कमज़ोर है कि अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया छूट गए तो कांग्रेस ठप हो जाएगी। इसका मतलब तुम क्या खाक पॉलिटिक्स कर रहे हो? इस देश के लोग कुछ अंदर चले जाएं तभी तुम ग्रूम करोगे, या आप पार्टी कांग्रेस के अंदर चले जाएं तभी आप पार्टी ग्रूम करेगी? ये नॉनसेंस है। कोई आप पार्टी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई बहुजन नहीं, कोई समाजवादी पार्टी नहीं। पार्टियों ने ठेकेदारी नहीं ले रखी। देश का जो मकसद है, प्रियम्बल का जो हमारा टारगेट है, उसके आधार पे सबको काम करना इनकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों को अपने घर की दुकान की तरह नहीं चलाया जा सकता। जो लोग इसको चला रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं, देश के गद्दार हैं।
डेमोक्रेसी के दुश्मन लोग हैं, चाहे वो पार्टी हो चाहे पार्टियों के नेता हों। और ये बीमारी इस देश में अभी है, पार्टियों का नेता, एक नेता के आधार पर जो भी पार्टियां हैं वो सारी डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, वो संविधान के खिलाफ हैं। नेतृत्व एक आदमी का होगा, ये मिलिट्री थोड़ा है, ये फौज में पहले राजा लड़ता था, ये राजा की मानसिकता आई कहाँ से? ये दफन कर चुके हम। संविधान लागू जिस दिन हुआ कोई नेता वेता नहीं, सामूहिकता, सबका साथ, सबका संवाद और सबकी भागीदारी। पार्टी के जितने वर्कर हैं, जितने एमएलए हैं, एमपी हैं, सबकी अगर भागीदारी नहीं, उसमें अगर नेता खास बन गया और दरबारियों को पसंद करने लगा, जो बीजेपी में हो रहा है, जो सारी पार्टियों में मैं देख रहा हूँ, वो इसमें भी, आम आदमी पार्टी में भी, के लोगों को, एमएलए को हम सुनते थे कि मिलने का मौका नहीं मिल रहा केजरीवाल से। अरे भाई क्या हो गए आप लोग? लोकतंत्र के दुश्मन हैं फिर तो। लोकतंत्र में कोई दरबार नहीं, कोई दरबारी नहीं। अगर दरबार और दरबारी हुए तो आप लोकतंत्र के दुश्मन हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियां। तो देश को समझना चाहिए, इस देश में एक ही दरबार है, जनता का दरबार, बाकी कोई दरबार नहीं, ना एग्जिस्ट कर सकता है लोकतंत्र में, ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। मीडिया का जो ट्रायल होता है, जैसे ही केस आता है, कोई भी आता है, चाहे वो किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का, ईडी का, सीबीआई का, किसी के ऊपर कोई आरोप लग जाता है, रेप का, किसी चीज़, मीडिया ट्रायल करना शुरू कर देती है। और इसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है जो पॉलिटिकली जो मामले होते हैं उनको लेकर के। जैसे इस केस में अरविंद केजरीवाल के मामले में मीडिया का खूब ट्रायल हुआ कि शराब घोटाला हुआ। तो क्या लग रहा है, इस तरीके से मीडिया में जो चीज़ें चली जाती है, क्या मीडिया कभी इस तरीके से कोई कानून बने या कोई चीज़ बने जिससे मीडिया इस तरीके से चीज़ें करता है तो उसको कहीं ना कहीं दोषी माना जाए? देखो, मीडिया अगर गलत नैरेटिव चलाता है, तथ्य पे आधारित नहीं होता है, तो एक्शन होना ही चाहिए, लाइसेंस रद्द होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सबकी है। मगर मीडिया का अननेसेसरी गला घोटने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। जिस गला खुला रहना चाहिए, जैसे देश की जनता का गला खुला रहना चाहिए, तो मीडिया उसी का रिफ्लेक्शन है, मीडिया उसी का चेहरा है। मगर मीडिया जो सरकार की गोद में बैठ के और सरकार का नैरेटिव चलाता है, वो गद्दार मीडिया है। और कोई भी सरकार जो मीडिया पे अंकुश लगा के अपने बेनिफिट के लिए काम कराती है, वो तानाशाही सरकार है, तानाशाह हैं वो लोग, वो देश के दुश्मन लोग हैं। एक तरह से वो आतंकवादी लोग। असली आतंक क्या है? असली आतंकवादी ये नहीं किसी ने छोटे मोटे कहीं बंदूक भी चला दी, टेरर हो, नो। असली आतंकवाद है 180 देशों में इंडिया का नंबर 161वां 162वां है बोलने की आज़ादी में। हम आज़ाद कहाँ हुए? हमारे लोग बोल नहीं पा रहे, देश बोल नहीं पा रहा। और इस आज़ादी को कम करने में कहाँ से आतंकवाद आ रहा है? कौन आतंकवादी है? सरकार में बैठे हुए लोग, नेताओं के रूप में, मंत्री संतरियों के रूप में, सीएम पीएम के रूप में, और जुडिशरी में जजों के रूप में, जो समय पे काम नहीं करते और देश को, जो डरा हुआ देश है, उसके फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी को बरकरार नहीं रखते, उसको बढ़ाते नहीं, उसका ख्याल नहीं रखते। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।